नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th केमिस्ट्री के पार्ट 3 रासायनिक बलगतिकी, जिसको अंग्रेजी में केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं, उसका अध्ययन करेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 2 विलयन का अच्छे तरीके से अध्ययन कर लिया था तथा हमने कल के वीडियो में आप लोग को यह बताया था कि जो केमिस्ट्री के 5 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर में से कितने मार्क्स का किस चैप्टर का प्रश्न पूछा जाता है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। इसमें से लगभग 12 से 14 मार्क्स का प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट रहता है। बोला जा रहा है कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर एवं उसे पूर्ण होने में लगने वाले समय का अध्ययन किया जाता है, उसे रासायनिक बलगतिकी कहते हैं। बोला जा रहा है कि भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत अभिक्रिया की दर, आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, एवं उसे अभिक्रिया की दर को पूर्ण होने में लगने वाली जिसमें समय का अध्ययन किया जाएगा, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, रासायनिक बलगतिकी कहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को नोट्स की तरह ले सकते हैं। आप लोग जितने भी यह कॉपी पे लिखा गया है आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इसको आप एक एक टॉपिक्स को कॉपी पे नोट करते जाइए, यही आपका फेयर हो जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि अभिक्रिया के दर के आधार पर निम्नलिखित 3 प्रकार की अभिक्रिया होती हैं। पहला अभिक्रिया होता है तत्कालिक अभिक्रिया, जिसको अंग्रेजी में इंस्टेंटेनियस रिएक्शन कहते हैं। दूसरी अभिक्रिया होती है धीमी अभिक्रिया, जिसको स्लो रिएक्शन कहते हैं। तीसरी अभिक्रिया होती है माध्यमिक अभिक्रिया, जिसे मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं। दोस्तों, हम लोग पहले तत्कालिक अभिक्रिया किसे कहते हैं इस बारे में जानेंगे। देखते हैं कि तत्कालिक अभिक्रिया होता क्या है। देखिए, नाम से स्पष्ट है कि तत्कालिक अभिक्रिया, तत्काल मतलब वैसी अभिक्रिया जो जल्द से हो जाए, बहुत तेज़ी दर से हो जाए। मतलब कोई भी काम को जल्दी करना है तो तेज़ दर से करना पड़ता है, रफ्तार बढ़ा के करनी पड़ती है। तो भाई तत्कालिक अभिक्रिया बोल रहा है कि वैसी अभिक्रिया जो बहुत तेज़ दर से संपन्न होती है उन्हें तत्कालिक अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, वैसी अभिक्रिया, अभी आपको बोला कि तत्कालिक अर्थ होता है तुरंत, मतलब वैसी अभिक्रिया जो तुरंत संपन्न हो जाए। तो तुरंत कैसे संपन्न होगा? जब हम उसको बहुत तेज गति से करेंगे, बहुत तेज़ी से काम करेंगे, तब वो बहुत जल्दी संपन्न हो जाएगा। तो वैसी अभिक्रिया जो बहुत तेज गति से संपन्न होती है, तेज दर से संपन्न होती है, उसी को क्या कहते हैं? तात्कालिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल में लिखेंगे कि सभी आयनिक अभिक्रिया, जितने भी आयनिक अभिक्रिया होते हैं वे सभी क्या होते हैं? तत्कालिक अभिक्रिया होते हैं। अब आइए समझते हैं धीमी अभिक्रिया। नाम से ही आप लोग को डिफिनीशन याद हो जा रहा होगा कि धीमा अभिक्रिया अर्थात बहुत स्लो हो, उसे क्या कहते हैं? धीमी अभिक्रिया। तो वैसी अभिक्रिया जो अत्यंत धीमी गति से संपन्न होती है तथा जिसे पूर्ण होने में कुछ महीने, साल या उससे अधिक का समय लग जाता है, उसे धीमी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए, अभी आप लोग को बताया कि आप लोग को नाम पढ़ते ही डिफिनीशन याद हो जाएगा। बोला जा रहा है कि वैसी अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से एकदम धीरे धीरे संपन्न होती है, धीरे धीरे वह काम होता है, जिसे पूर्ण होने में कुछ महीने लग जाते हैं, कुछ साल या लग जाते हैं या उससे अधिक का समय लग जाता है, उसी को क्या कहते हैं? धीमी अभिक्रिया। जैसे कि इसके पिछला टॉपिक हम लोगों ने देखा कि तत्कालिक अभिक्रिया तुरंत हो जा रहा था, उसमें एग्जाम्पल देखा कि सभी आयनिक अभिक्रिया, उसमें तुरंत हो जा रहा है, लेकिन धीमी अभिक्रिया में धीरे धीरे हो रहा है, बहुत धीरे गति से संपन्न हो रहा है। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आप लोहे में जंग लगना, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगते हुए देखे हैं, देखा जाता है कि जो लोहा होता है उसको आर्द्र वायु में रख दिया जाता है, कुछ पानी पड़ता है उस पर, कुछ हवा आता है, जिससे वह क्या होता है, जिसके वह स्पर्श करता है, तो जिसके कारण उसमें धीरे धीरे जंग लग जाता है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोहा में जंग लगने से कैसे बचा जा सकता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा लोहा में जंग लगना, काफ़ी धीरे गति से यह क्रिया संपन्न होती है। दूसरा, हीरा के ग्रेफाइट में परिवर्तित होना, लाखों हजारों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं हीरा को किस में परिवर्तित होने में? ग्रेफाइट में परिवर्तित होने में। तो बहुत धीमी अभिक्रिया है ये सब, तो इसको याद रखेंगे।
नाम से ही आप लोग को अभी याद कर लेना है, माध्यमिक अभिक्रिया। अच्छा, कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है ना तो वो तेज गति से संपन्न होंगी, न धीरे गति से संपन्न होंगी, अर्थात जो बीच में रहती है, ना तेज गति से न धीरे गति से, उसको ही बोलते हैं माध्यमिक अभिक्रिया। जैसे कि वैसी अभिक्रिया जो मध्यम गति से संपन्न होती है, बहुत मध्यम गति से संपन्न होती है, उसे माध्यमिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि ना बहुत ही तेज गति से संपन्न हो, ना धीरे गति से संपन्न हो, तो उसको क्या कहेंगे, माध्यमिक अभिक्रिया। जैसे कि शर्करा का प्रतिलोमन। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कि आपने शक्कर लिया है, शक्कर शक्कर जिसको हम लोग बोलते हैं चीनी, अंग्रेजी में बोलते हैं शुगर, उसको शर्करा भी बोलते हैं, और उसका रासायनिक सूत्र होता है C12H22O11, और H2O में होता है जल। अगर आप लोग चीनी को जल में डालते हैं तो क्या वह तुरंत घुल जाता है? क्या वह बहुत देर से घुलता है? नहीं, ऐसा दोनों में नहीं होता। ना वह तेज गति से घुलता है, ना वह धीरे से घुलता है। वह आराम से, हल्के से, न तेज गति से, मतलब कुछ ही पल में क्या हो जाता है, वह घुल जाता है। तो शर्करा में क्या डालते हैं हम लोग, पानी में मिला देते हैं, तो उसको बहुत धीरे गति से ना बहुत तेज गति से, मध्यम गति से वह उसमें घुल जाता है, जिससे C6H12O6 और C6H12O6 देखने पे पड़ रहा है कि यह दोनों जो रासायनिक सूत्र है वह एक ही है, लेकिन जो पहला वाला होता है उसको ग्लूकोज और बाद वाले को क्या बोलते हैं, फ्रक्टोज बोलते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। फिर दूसरा है हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड अर्थात H2O2 का बी घटन। हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड अर्थात हाइड्रोजन पैरा ऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है H2O2। ठीक है, बोला जा रहा है कि इसका बी घटन कर दे रहा है, अर्थात इसको तोड़ दे रहे हैं। आप लोग क्लास 10th में वियोजन अभिक्रिया पढ़े हैं, जिसमें से जो कोई तत्व रहता है एक, जो मतलब उसको दो भागों में क्या किया जाता है, तोड़ दिया जाता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, H2O2 का विघटन, इसको दो भागों में तोड़ देंगे, H2O2 इसको ताप देंगे, H2O और 1/2O2 के फॉर्म में यह क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। यही है अभिक्रिया की सांद्रता और तत्कालिक अभिक्रिया। मतलब जो तत्कालिक अभिक्रिया है वह तुरंत हो जा रही है, बहुत तेज गति से संपन्न हो जा रही है। धीमी अभिक्रिया है वह धीरे धीरे हो रही है, और मध्यमिक अभिक्रिया है न तेजी हो रही है न धीरे हो रही है, एकदम क्या हो रही है, मध्यमिक गति से हो रही है। इसके बाद देखते हैं कि अभिक्रिया का दर किसे कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। जब आप लोग को बता रहे थे कि रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स किसे कहते हैं, तभी आप लोग को बताए थे कि हम आगे चल करके अभिक्रिया की दर अर्थात रेट ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं इसको। बोला जा रहा है कि समय के सापेक्ष अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का दर कहा जाता है। बोला जा रहा है कि समय के सापेक्ष अभिकारक और उत्पाद की जो सांद्रता में जो परिवर्तन हो जाता है, क्या परिवर्तन हो जाता है, जो परिवर्तन हो जाता है उसी को क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दर कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, अभिक्रिया की दर कैसे निकाल सकते हैं हम लोग, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाल सकते हैं। तो अभिक्रिया की दर निकालने का फॉर्मूला होता है अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, जो अभिकारक है या उत्पाद है उसकी सांद्रता में अगर हम लोग परिवर्तन कर दें, बटे जो समय में परिवर्तन हो रहा है। चूँकि अभिक्रिया का दर डेफिनेशन बोल रहा है कि समय के सापेक्ष अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन क्या कहलाता है, अभिक्रिया का दर कहलाता है। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर देखते हैं कि जो अभिक्रिया का जो दर का मात्रक है वह मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। देखिए आप लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते थे, मोल प्रति लीटर या मोल प्रति सेकंड, लेकिन हम लोगों ने इसको इस प्रकार से लिखा है, मोल प्रति लीटर, या इसको मोल लीटर इन्वर्स और सेकंड इन्वर्स भी बोल सकते हैं। तो मोल प्रति लीटर बोलेंगे या प्रति सेकंड बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर देखते हैं कि किसी सामान्य अभिक्रिया में जो अभिक्रिया की दर है उसका क्या योगदान है। तो R से रिएक्टेंट होता है, P से प्रोडक्ट होता है। R और P आप लोग के लिए नया शब्द नहीं लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग रिएक्टेंट यानी अभिकारक और उत्पाद को पहले ही पढ़ चुके होंगे। जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसका जो दाएं तरफ होता है, दाहिने तरफ उसको प्रोडक्ट, और जो बाएं तरफ होता है उसको रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक कहते हैं। अब बोला जा रहा है अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रिएक्टेंट भी होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी तो अभिकारक भी होगा और उत्पाद भी होगा, ये तो आम बात है।
अगर समय की बात की जाए तो T1 है, तो जो अभिकारक है वह R1 बनेगा, अभिकारक R1 है तो प्रोडक्ट भी P1 बनेगा। अगर समय है वह T2 है, तो जो रिएक्टेंट है वह R2 है और जो प्रोडक्ट बनेगा वह क्या बनेगा, P2 बनेगा। तो अभिक्रिया की दर का फॉर्मूला लगेगा। अभिक्रिया की दर बोलता है अभिकारक की सांद्रता में हुई कमी या समय में परिवर्तन। अभी उत्पाद की दर भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले अभिक्रिया की दर में अभिकारक के लिए पढ़ते हैं। तो R2 माइनस R1 हो जाएगा। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, क्योंकि यही तो अभिकारक है, रिएक्टेंट है। बट इस समय कितना लग रहा है, T2 माइनस T1। अच्छा, R2 माइनस R1 को हम लोग डेल्टा R भी लिख सकते हैं और T2 माइनस T1 को डेल्टा T भी लिख सकते हैं और डेल्टा R को dR/dt भी लिख सकते हैं। ये होता है औसत अभिक्रिया का दर और ये होता है तात्कालिक अभिक्रिया का दर। हाँ, अब अभिक्रिया की दर उत्पाद की दृष्टि से देखें तो उत्पाद की सांद्रता में हुई परिवर्तन बटे समय में परिवर्तन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट देखिए तो क्या बन रहा था, समय T1 में प्रोडक्ट बन रहा था क्या, P1 और P2। तो यहाँ भी ठीक उसी प्रकार लेंगे कि P2 माइनस P1 भाई जो समय है वह है T2 माइनस T1। P2 माइनस P1 को डेल्टा P भी लिख सकते हैं और T2 माइनस T2 को T1 को डेल्टा T भी लिख सकते हैं। तो और डेल्टा P को dP बाई dt भी लिख सकते हैं। एग्जाम्पल के दृष्टि से देखें तो अगर रिएक्टेंट यानी अभिकारक A2 प्लस B2 है तो उत्पाद C2 प्लस D2 बन रहा है, अर्थात माइनस डी A2 बाई AT बराबर जो माइनस डी B2 बाई DT और जो C2 उसके बाद D C2 बाई DT यह क्या है, उत्पाद है, और D D2 बाई DT। अभी आगे हम लोग यह जानेंगे कि यह इस प्रकार क्यों लिखा गया है। देखिए, यह अभिकारक अभिक्रिया का दर है A2 के पद में और A2 के गायब होने की दर। यह अभिक्रिया की दर D2 के पद में और D2 के उत्पन्न होने की दर, क्योंकि जो अभिक्रिया होती है उससे कोई भी चीज़ उत्पन्न होता है। देखिए इसका नियम क्या कहता है, बोला जा रहा है कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उपस्थित है तो अभिक्रिया के दर में उसमें भाग कर दिया जाता है। हाँ, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक किसे कहते हैं। अच्छा, मान लीजिए आप लोग इस प्रकार के अभिक्रिया को देखे होंगे H2 प्लस O2 एरो H2O, लेकिन आप लोग इधर देखेंगे यहाँ पे 2 भी लग जाता है, यहाँ पे 2H2 प्लस O2 रहता है। एक मिनट, बढ़िया से लिखते हैं। आप लोग इस प्रकार से देखे होंगे 2H2 प्लस O2 एरो 2H2 और O, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग ये समीकरण, इस रासायनिक अभिक्रिया को देखे होंगे। अच्छा, यहाँ पे जो 2 लगा है ना, यहाँ पे ये जो 2 लगा है, इसी 2 को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। यहाँ पे जो 2 लगा है ना, इसी को बोलते हैं स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। देखते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझने का प्रयत्न करते हैं। बोला जा रहा है कि यदि किसी रासायनिक समीकरण में स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक उपस्थित है तो अभिक्रिया के दर में उससे क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। तो देखिए A2 प्लस B2 एरो 2AB में कौन सा स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, तो अभी आप लोग को बताया कि यहाँ पे जो 2 लगा है वही क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है। तो माइनस डी A2 बाई dt अभिकारक की दर और माइनस डी B2 बाई dt यह भी अभिकारक की दर, और जो अभिकारक वाला होता है ना यहाँ पे ऋणात्मक लिया जाता है, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। और उत्पाद वाला में देखिए 1/2 क्यों लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है, बोला जाए उससे भाग कर दीजिए तो डी ए बी बाई क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। देखिए N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, तो माइनस डी N2 बाई dt बराबर 1/3 माइनस डी LH2 बाई dt 1/2 DNH3 बाई dt, इस प्रकार से हो गया। आइए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क में बनाने के लिए, आप लोग उसे होमवर्क में ज़रूर बनाइएगा और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बोला जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया H2 प्लस I2 एरो 2HI में H2 के गायब होने की दर 0.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड है, तो HI के उत्पन्न होने की दर निकाल। तो H2 प्लस I2 क्या है, अभिकारक, और 2HI उत्पन्न हो रहा है, अर्थात क्या है, उत्पाद। तो माइनस डी H2 बाई dt इसको लिख सकते हैं, क्या लिखा जाता है, जो अभिकारक होता है ना उसको माइनस में डी लिख दिया जाता है
और H2 को यहाँ पे लिख दिया जाता है, उसके बाद नीचे dt प्लस माइनस डी यहाँ पे, फिर I3 यहाँ पे लिख दिया जाता है, फिर बटे में क्या हो जाता है dt। यहाँ पे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अभी कारक में माइनस लगता है, रूल है। और यहाँ पे स्टोइकोमेट्रिक गुणांक है तो इसलिए यहाँ पे 1/2 लिख दिए, डी एच आई का एच आई लिख दिए, बाई डी टी लिख दिए। अब इधर देखते हैं तो माइनस डी एच टू बाई डी टी हो जाएगा बराबर 1/2 डी एच आई बाई डी टी, क्योंकि इन्हीं दोनों के बीच हम लोग को निकालना है। और -0.2 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होता है डी एच टू बाई डी टी का मान वहाँ पे दिया हुआ है, और 1/2 डी एच आई बाई डी टी, तो डी एच आई बाई डी टी बराबर हो जाएगा 0.4 मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा। ठीक है, आपको एक क्वेश्चन देते हैं, आप होमवर्क में ज़रूर बनाइएगा। बोला जा रहा है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया N2 + 3H2 एरो 2NH3 के N2 के गायब होने की दर 0.6 मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड है, तो हाइड्रोजन के गायब होने की दर एवं NH3 के उत्पन्न होने की दर ज्ञात करें। आप लोग इसको बना करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर कमेंट कीजिएगा, नहीं तो हम लोग इस क्वेश्चन को अगले वीडियो में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आशा करता हूँ आप लोग को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हो तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।